हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम JVVNL जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं। और इस वीडियो को मैंने टोटल 13 पार्ट्स या 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो ये हमारा पहला पार्ट है, डिस्क्लेमर। तो स्टूडेंट, डिस्क्लेमर यह है कि यह एक श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो है। इस वीडियो के लिए हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो में जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप रिजल्ट वाले दिन बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। वीडियो देखने से नहीं, स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से। यह कोई ट्रिकी वीडियो नहीं है जैसा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं कि ये वाले शॉर्ट नोट्स कर जाओ सिलेक्शन हो जाएगा, 2000 MCQs कर जाओ सिलेक्शन हो जाएगा। इवन एग्जाम से पहले तो ऑडिट के ये 100 क्वेश्चन कर जाओ, इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अकाउंट्स के ये 200 क्वेश्चन कर जाओ, 15 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, 7 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार का ये वीडियो नहीं है। इस वीडियो के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। वीडियो लेंदी होने वाला है। लगभग 50-60 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है। तो यदि आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स टाइप चाहिए तो आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं। यही डिस्क्लेमर थी। बहुत सारे पॉइंट्स मैं लिख करके लेकर के आया हूँ। अपने जीवन का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं लिख करके लेकर के आया हूँ। 100-150 पॉइंट्स है। सेकंड, इस वीडियो का पार्ट या फिर सेकंड चैप्टर आप बोल सकते हो कि जब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने किस बेसिस पर बनाई है, ये मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। CACS बैकग्राउंड रहा है, CACS लेवल पर मैंने पढ़ाया है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम भी दिए हैं और कंपटीशन को तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ये अभिषेक सर का प्रोफाइल है। इसके अलावा हमने पिछले 3 साल में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। इस बात का स्ट्रेटेजी से क्या लेना देना है कि कितने सिलेक्शंस दिए हैं, इस बात का लेना देना इसलिए है कि उन स्टूडेंट्स के साथ हम बात करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शंस होता है जो कहते हैं कि सर मैंने 30 एग्ज़ाम दिए, कंटिन्यू एग्जाम देता रहा, असफल होता रहा, उसमें से अब जा कर के सिलेक्शन हुआ है। किसी ने 8 एग्जाम दिए, किसी ने 10 एग्जाम दिए। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें पता चलती है। आपको सही चीज़ वो नहीं बता सकता जो पहली बार में सफल हो गया, नहीं वो बता सकता है जो असफल हो गया, कभी सफल हो ही नहीं पाया। सही चीज़ वो बता सकता है जो काफ़ी बार किनारे पर रहा फिर सफलता तक पहुंचा। तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है। आप हमारी यूट्यूब चैनल और ऐप में भी उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो उस बेसिस पर मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। तीसरा हमारा पॉइंट है कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट? हर चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि आप जॉब में हैं तो तैयारी किस प्रकार से करें, हाउस वाइफ है टाइम नहीं मिलता तो कैसे करें, CACS स्टूडेंट तैयारी किस तरीके से करें, आपका लेवल बिल्कुल जीरो है तो तैयारी किस तरीके से करें, क्या नहीं करना है ये भी मैं बताऊंगा, क्या करना है ये भी बताऊंगा। और सब्जेक्ट वाइज पूरा प्लान बताऊंगा कि पहले किस सब्जेक्ट को पढ़ें, बाद में किस सब्जेक्ट को पढ़ें, जनरल पेपर के लिए भी बताऊंगा। तो वो जो सब्जेक्ट वाइज प्लान मैं बताने वाला हूँ कि पहले ये सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट में भी ये वाले टॉपिक इतने घंटे लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं, वो सबसे लास्ट में हम देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है बुक्स फॉर JVVNL जूनियर अकाउंटेंट। स्टूडेंट, मैं जो ओपिनियन आपको दूंगा वो हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आए, लेकिन यही वो तरीका है जिससे सिलेक्शन होगा। हमने यह वीडियो उन 1% के लिए बनाया है जो हार्ड वर्क कर सकते हैं। 99% जो भीड़ के साथ चलते हैं उनके लिए नहीं बनाया है। जो सफलता का रास्ता होता है वो ऊंचाइयों की तरफ जाता है, सीढ़ियों पर आपको चढ़ना पड़ता है, कठिन लगता है,
लेकिन सफलता तक लेकर के जाता है, और जो आरामदायक रास्ता होता है ढलान की तरफ, वो आपको गड्ढे में लेकर के जाता है। तो देखिए, ये आपको पता है कि जेवीवीएनएल का पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, या फिर मैं कहूँ कि कॉमर्स कंपटीशन में ये एकमात्र पेपर है जो कॉन्सेप्चुअल आता है। वास्तव में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए पेपर आता है, तो इसके लिए मार्केट में अच्छी बुक्स नहीं आती है। स्टूडेंट यकीन मानिए, वास्तव में अच्छी बुक्स नहीं आती है, स्पेशली इस पेपर के लिए। मार्केट में जो बुक्स आती है वो फैक्चुअल बेसिस पर आती है, कि मतलब अकाउंट्स को भी जीके के जैसे कराया गया है, उनको याद कर लो, उससे काम नहीं चलेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि हमें तो बुक से ही करना है, तो आपको जो भी सीएस की, या फिर सीएस को भी छोड़ो, सीएस की जो टॉप रेटेड टॉप ऑथर्स की बुक होती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट की अलग-अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे टैक्स के लिए बांगड़ सर की बुक आती है, आहूजा नाम से बुक आती है, ऑडिट के लिए पादुका आती है, एएस के लिए डीएस रावत आती है, तो वो अलग-अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी। एक स्पेशल पॉइंट कि अगर आप अलग-अलग बुक्स पढ़ भी रहे हैं, तो भी आपको अप्रोच में अंतर करना पड़ेगा कि सीएस में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन बुक से कर भले ही सकते हैं, लेकिन आपको अप्रोच में अंतर करना पड़ेगा कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग। सिंगल बुक तो अगर आप किसी भी टीचर की ले रहे हैं जिसने जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए निकाली है, तो बिल्कुल बुरी तरीके से आप फंसेंगे। आप चाहते हैं कि सर चलो ये हमने मान लिया कि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए अच्छी बुक नहीं आती, सीएस वाला ऑप्शन कुछ ने सिलेक्ट कर लिया, कुछ ने नहीं किया, एक और ऑप्शन बताइए। तो देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी टीचर जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का पढ़ा रहे हैं, आप उनके नोट्स से कर सकते हैं। जो टीचर जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का पढ़ा रहे हैं, आप उनके नोट से कर सकते हैं, लेकिन वो इस वैकेंसी के वेल नोन टीचर होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस वैकेंसी के वेल नोन टीचर होने चाहिए? देखो, अभी तक बहुत कम इंस्टीट्यूट ये कोर्स चला रहे होंगे, ये वैकेंसी चला रहे होंगे, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आएँगे, वो टीचर भी चलाएँगे जिनको इस वैकेंसी से कुछ लेना-देना नहीं है। सीएस के टीचर जिन्होंने कभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की और न पढ़ाया है, वो भी कराने लग जाएँगे। तो आप ऐसे टीचर से पढ़ना जिन्होंने 2-3 एग्ज़ाम के लिए इस वैकेंसी में पढ़ाया हो, सिलेक्शन दिए हों, किसी नए टीचर के पास मत फँसना। तो ये मैंने बुक्स वाला पॉइंट क्लियर कर दिया। एफएम के लिए जो बीकॉम में एमआर अग्रवाल वगैरह चलती है, वो भी आप कर सकते हो। अकाउंटेंसी के लिए 11th-12th बीकॉम, एमकॉम वो भी आप कर सकते हो। कोस्टिंग के लिए भी आप बीकॉम वाली या सीए वाली कर सकते हो। कहने का मतलब खूब सारी बुक्स आपको अलग-अलग करनी पड़ेगी अगर आप बुक से ही करना चाहते हैं तो। स्टूडेंट, अगला पॉइंट है कुछ पॉइंट जो कुछ प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी स्टडी करने से पहले। इससे पहले कि आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए, कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट देखो, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए होती है, तो जो नॉलेज है, आपका एप्टीट्यूड है, वो केवल 10% ही काम करता है। जो 90% है वो आपका एटीट्यूड या फिर आपका जो माइंड सेट है वो सक्सेस दिलाता है। बाकी का जो 10% है वो आपकी नॉलेज वगैरह होती है। अगर हम सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस दे पा रहे हैं, तो उसका एक कारण यही है कि हम स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा बनाते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। उनकी साइकोलॉजी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर जाकर के सिलेक्शन होता है। नॉलेज वाला पॉइंट 10% है। तो सबसे पहली बात तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, डिटरमाइन कर लीजिए कि आपको तैयारी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी कन्फ्यूजन में हैं, तैयारी करें या नहीं करें, कब से करें, एएसओ वाले एग्ज़ाम की भी कर लें क्या, एसओ की भी कर लें क्या, संगणक की भी कर लें क्या, या इसकी करें? पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि इस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। आपने डिसाइड कर लिया कि चलो सर, मेरे को तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मेरे को सिलेक्शन लेना है। इसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, 2 पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्टडी सेल्फ करनी है
या फिर आपको कोई कोचिंग या फिर कोर्स लेना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो दोनों चीज़ों के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो कोर्स को प्रमोट करूँगा। ये बिल्कुल अनबायस्ड वीडियो होने वाला है। पहले हम केवल कोर्स में ही डालना चाह रहे थे क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ भी नहीं आने। इस प्रकार के वीडियोज़ पर तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएँगे। व्यूज़ के लिए हमें ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी, ऑडिट के अंदर ये 25 पॉइंट कर जाओ, क्वेश्चन पक्का, कोस्टिंग के अंदर ये 40 थ्योरी कर जाओ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इन 150 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएँगे, वैसे वीडियो बनाएँगे। तो देखो सेल्फ स्टडी के अपने फ़ायदे होते हैं, कोर्स या कोचिंग के अपने फ़ायदे होते हैं। सेल्फ स्टडी का एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, टीचर के कंप्लीट कराने का आपको वेट नहीं करना पड़ता। और एक सेल्फ स्टडी का फ़ायदा होता है कि आप ज़्यादा डेप्थ में पढ़ पाते हैं। देखिए जो टीचर होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेने पड़ते हैं, कमज़ोर बच्चे आते हैं कोचिंग के अंदर, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। टीचर स्टार्टिंग से ही एडवांस लेवल ले लेता है तो वो बच्चे भाग जाते हैं। डेली नए बच्चे डेमो लेने के लिए आते रहते हैं, तो टीचर धीरे-धीरे चलता है, ईज़ी-ईज़ी चीज़ें कराता है जिससे बच्चों को समझ में आए। जो नए बच्चे हैं वो वापस नहीं जाने चाहिए। इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उन बच्चों को जिनका लेवल अच्छा है और जो एडवांस लेवल का करना चाहते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी अच्छी मानी जाती है। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम में सेल्फ स्टडी की है। कोर्स का देखो क्या बेनिफिट होता है, कोर्स लेने से आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाती है। जैसे मैंने बताया कि इतनी सारी अलग-अलग बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, तो वो काम आप लोगों के लिए हम करते हैं कि कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन से पॉइंट नहीं पढ़ने हैं, वो आपकी मेहनत बच जाती है। स्टूडेंट अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलिए उसी के अंदर एक पॉइंट और लेता हूँ मैं कि कोचिंग के अंदर भी 2 पॉइंट कि हमें लाइव क्लास लेनी है या फिर रिकॉर्डेड लेनी है। लाइव लेनी है या फिर रिकॉर्डेड लेनी है, ऑफलाइन को आप लाइव वाले में ही ले लेना। तो स्टूडेंट दोनों के अंदर अपना फ़ायदा, अलग-अलग फ़ायदा, अलग-अलग नुकसान होता है। लाइव वाले का फ़ायदा क्या होता है? लाइव वाले का एक फ़ायदा तो ये होता है कि टीचर के साथ कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से बैठता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, ज़्यादा कनेक्शन रहता है। एक आप ये एक स्ट्रेटजी का वीडियो देख रहे हो और एक मैं पर्सनली आपके सामने हूँ, तब मैं आपको समझाऊँ तो हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा आप पर प्रभाव पड़े मेरा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप टीचर से क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं, ये बेनिफिट होते हैं लाइव वाले के। अब देखिए रिकॉर्डेड में 2 चीज़ें होती है। एक तो होता है लाइव पढ़ाया, उसको टीचर ने रिकॉर्ड किया, वो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है और दूसरा ये होता है कि टीचर ने रिकॉर्ड ही प्रॉपर किया था। 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो लाइव कराया, उसको रिकॉर्ड करके आपको दिया, एक टीचर ने बनाया ही रिकॉर्डेड था। तो अगर लाइव वाला रिकॉर्डेड में मिल रहा है, उससे बेटर तो ये है कि आप लाइव ही लीजिए। अब देखिए लाइव वाले में दिक्कत क्या आता है? लाइव वाले में दिक्कत ये आता है, स्पीड वाला दिक्कत आता है कि यदि आप चाहते हैं कि मैं कोर्स को 2 महीने में कंप्लीट कर लूँ, तो भी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर टीचर 5 महीने में कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आपको 5 महीने ही वेट करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डेड में ये बेनिफिट होता है कि आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, स्पीड बढ़ाकर की वीडियोज़ देख सकते हो, जो चीज़ें आती है उनको मत देखो। अगर 5 महीने का कोर्स है, उसे आप 1 महीने में, 1.5 दिन में, 20 दिन में, 60 दिन में अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरी बात टाइमिंग, लाइव में जिस टाइम क्लास होगी उसी टाइम पर आपको लेना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्डेड में आप कभी भी क्लासेज़ देख सकते हो, ये बेनिफिट रहता है। एक और लाइव के अंदर नुकसान होता है कि स्टूडेंट मुझे नहीं पता आप इस पॉइंट को समझ पाएँगे या नहीं समझ पाएँगे। अगर मैं किसी चीज़ को लाइव में पढ़ाऊँ और एक किसी चीज़ को मैं रिकॉर्ड करके बाद में वीडियो अपलोड करूँ, तो लाइव में लगेगा 3 गुना टाइम डेफ़िनेटली लगेगा। इसी स्ट्रैटेजी वीडियो को यदि मैं लाइव क्लास लेकर के कराता तो 3 गुना टाइम लगता ही लगता। कहने का मतलब यदि हम कोर्स बना रहे हैं, मान लीजिए एक बार के लिए कि हमने कोर्स बनाया 400 घंटे का कोर्स बनाया। अगर हम उसे लाइव में कराना चाहते हैं तो 1200 घंटे का कोर्स बनेगा। अब आप बोलेंगे कि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो लाइव में करा रहे हैं 400 घंटे में। तो स्टूडेंट देखिए कि
हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें कराते हैं और मार्केट में इसलिए हम बदनाम भी हैं कि सीएमजे बहुत ज़्यादा कराता है, बहुत ज़्यादा कराता है। दूसरे कोचिंग वाले यही बोल कर के बुराई करते हैं कि सीएमजे एक्स्ट्रा चीज़ें करा देता है। गूगल प्ले स्टोर पर एक स्टूडेंट ने नेगेटिव रिव्यू डाला कि सीएमजे इसलिए इतने ज़्यादा सिलेक्शन देता है क्योंकि सब कुछ करा देता है, कुछ छोड़ता ही नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो नेगेटिव रिव्यू है या पॉजिटिव रिव्यू है। तो ये वाला पॉइंट मैंने बताया कि 3 गुना टाइम लगता है अगर लाइव कराया जा रहा है, तो इसलिए हम रिकॉर्डेड बनाते हैं। बाकी आपको जैसे बढ़िया लगता है वैसे आप जॉइन कर सकते हैं। एक क्वेरी वाला पॉइंट था कि लाइव में क्वेरी पूछ सकते हैं और रिकॉर्डेड वाले में क्वेरी नहीं पूछ सकते। स्टूडेंट देखिए, पहली बात तो कंपटीशन क्लासेज में आप क्वेरी कहीं पर भी नहीं पूछ सकते। जो ऑफलाइन फेस टू फेस होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अच्छे टीचर्स के पास। तो 150, 200, 400, 500 स्टूडेंट्स होंगे और आप बोलोगे कि ऐसा बैच ज्वाइन करेंगे जिनके पास 10 स्टूडेंट हो, तो उनके पास 10 स्टूडेंट इसीलिए है क्योंकि वो अच्छा नहीं कराते हैं, सिलेक्शंस नहीं दे पा रहे हैं और जो दे पा रहे हैं उनके पास बच्चे होते हैं। तो 400-500 स्टूडेंट में क्वेरी पूछना वैसे भी अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर भी डाउट सेशन रखे जाते हैं तो पूछ सकते हैं। हम लोगों ने, जैसे कि हमारा कोर्स रिकॉर्डेड होता है लेकिन प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड होता है, उसमें हम क्वेरी का क्या सिस्टम रखते हैं। स्टूडेंट देखिए, अगर हम रिकॉर्डेड कोर्स बना रहे हैं तो हमें पता है स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आएगी, उसी तरीके से बनाया जाता है। एक चीज़ को कम से कम 20 बार करवाया गया है। मतलब कि पहले कॉन्सेप्ट में कराया गया, फिर एमसीक्यू में कराया गया, एमसीक्यू के वीडियो सॉल्यूशन में कराया गया, नोट्स में कराया गया, फिर जो 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट कराते हैं उसमें कराया गया, किसी दूसरे चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट आया तो उससे लिंक किया गया। तो जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे, तो आपकी क्वेरीज बहुत कम बचेगी, मुश्किल से एक आधी क्वेरी बचेगी। और एक फैसिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट की सभी क्वेरीज एक साथ बना करके ऐप चैट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं और उन क्वेरीज को चाहे हम एक वीडियो बनाकर सॉल्व करें, चाहे आपको कॉल करके करें, किसी भी तरीके से करें। लेकिन कंडीशन क्या है, एक पूरे सब्जेक्ट की सभी क्वेरीज एक साथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि जब आप शुरुआत में आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपकी 10 क्वेरी आएगी, लेकिन जैसे-जैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, वह क्वेरीज अपने आप गायब होती जाएगी क्योंकि एक चीज़ को बार-बार, बार-बार कराया गया है। यही तरीका है। बाकी अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर पाएँ, किसी भी टाइम मैसेज कर पाएँ, मैं जवाब दे दूँगा, तो स्टूडेंट वो कहीं भी पॉसिबल नहीं होता। बेवकूफ़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगली बात है स्टूडेंट कि चलिए कि हम तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, तो तैयारी प्रारंभ करते वक़्त किन चीज़ों का ध्यान रखें और किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखें। टोटल मैंने बताया 13 पार्ट्स में डिवाइड किया है और किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किसको बाद में, कितना टाइम देना है, वो सबसे पार्ट नंबर 13 में कराया है। लेकिन ये जो पॉइंट बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। पहले अपन देख लेते हैं क्या नहीं करना है। स्टूडेंट सबसे पहली बात है, शॉर्टकट में बिल्कुल भी यकीन मत करना। शॉर्टकट सबसे लंबा रास्ता है। आपको लगता है कि छोटा रास्ता है, लेकिन छोटा रास्ता नहीं है, लंबा रास्ता है। दूसरी बात है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम केवल नोट्स पढ़ जाएंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो स्टूडेंट नहीं होगा केवल नोट्स पढ़ने से। उसका रीज़न क्या है? देखो, हमने नोट्स में मान लीजिए कोई चीज़ 6 लाइनों में लिखी हुई है, उसको हम क्लास में 20 मिनट में करवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमने वो 20 मिनट तक टाइम पास किया होगा या फिर क्या किया होगा? मतलब नोट्स में वो फैक्चुअल चीज़ें लिखी होती है जो कि अपन को याद करनी है, लेकिन जो समझने की चीज़ें होती है, उसके साथ बैकग्राउंड होता है, उसके साथ जो-जो चीज़ें अटैच होती है, उसी के लिए तो वीडियोज़ होते हैं। वरना टीचर नोट्स ही सेल कर लेता, वीडियोज़ क्यों बनाता? तो केवल नोट्स वाली गलती ना करें। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओनली वीडियोज। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोर्स ज्वाइन लेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ऑडिट वाले कोर्स में हमारे कोर्स में 50 वीडियोज हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोर्स लेट ज्वाइन किया, तो
बिस्तर पर लेट करके थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके फटाफट वीडियोस देखते हैं। कंटिन्यू 8 घंटे की पढ़ाई की, 8 घंटे के अंदर उसने 20 वीडियो कंप्लीट कर दिए। स्टूडेंट ये गलती नहीं करनी है। पढ़ने का सही तरीका बता रहा हूँ कि आप पहले एक वीडियो देखेंगे, उस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, उसको आप अच्छे से रीड करेंगे और फिर उस वीडियो की एक डिटेल्ड पीडीएफ होती है। हैंड रिटन तो वो हो गए जैसे मैं इस वीडियो के दौरान लिख रहा हूँ, और एक प्रॉपर पीडीएफ होती है। उस पीडीएफ को रीड करेंगे तब जा कर के आपकी उसके बाद एक टेस्ट होता है। कई बार टेस्ट नहीं हो करके डायरेक्टली एमसीक्यू का वीडियो भी हम डाल देते हैं। जितने भी एमसीक्यूज होते हैं कोर्स के अंदर, अगर 4000 एमसीक्यूज है तो हर एमसीक्यू को वीडियो में समझाया गया है। उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। एक क्लास कब कंप्लीट मानूंगा मैं? आप पहले उसका एक वीडियो देखेंगे, हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे, जो प्रॉपर पीडीएफ है वो पढ़ेंगे, टेस्ट है अगर कोर्स में तो टेस्ट देंगे। टेस्ट अगर टेस्ट के फॉर्मेट में नहीं है, वीडियो के फॉर्मेट में है, तो उसमें भी ऐसे ही करना है। पहला एमसीक्यू आपके सामने आया, वीडियो को पॉज करेंगे, उसका आंसर सोचेंगे, कहीं लिख लेंगे उसका आंसर, फिर हमारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तब जा कर के एक क्लास कंप्लीट होगी। अगर आप सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो स्टूडेंट कमी रह जाएगी, तब जा कर के काम होगा। लेकिन स्टूडेंट वो लेटे-लेटे पढ़ रहा है, अब उसको लगता है एक वीडियो देख लिया और 2, 3, 4 कंप्लीट कर लेता हूँ, उठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सामान लाना पड़ेगा, दूसरा भी देख लिया, ऐसे करते-करते वो करता जाएगा। स्टूडेंट नहीं, नहीं, नहीं काम चलेगा। और एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो मैं आगे बताने वाला था, लेकिन चलो यहीं पर बता देता हूँ। इतना आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपने दूसरा वीडियो देखा, दूसरे वीडियो के लिए भी आपने ये चारों पाँचों काम किए, लेकिन अब क्या करेंगे? अब जो नोट्स है ना, वो स्टार्टिंग से रीड करेंगे। नोट्स को स्टार्टिंग से रीड करने से क्या होगा? पहली क्लास का 2 बार रिवीजन हो गया। तीसरा वीडियो देखेंगे, चारों चीज़ें करेंगे, नोट्स की रीडिंग स्टार्टिंग से लगाएँगे, पहली क्लास का 3 बार रिवीजन हो गया। जब 20वीं क्लास में पहुँचेंगे, तब पहली क्लास का 20 बार रिवीजन हो चुका है, दूसरी का 19वीं बार, 50वीं क्लास में जाएँगे तो पहली क्लास का 50 बार रिवीजन हो गया। ये मैंने आपको एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है, बाकी हमारा फ़ोकस तो 1% पर है। इरेज़र कहाँ गया यार? तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये नोट्स वाली मिस्टेक न नोट्स वाली मिस्टेक करेंगे, न वीडियोज़ वाली मिस्टेक करेंगे। अगला एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओनली एमसीक्यूज़। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। स्टूडेंट ये करते हैं कि 3000 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर लेंगे, उन्हीं से मिल जाएँगे, सिलेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट 3000 क्या, आप 30,000 एमसीक्यू कर लो। 30,000 क्या, आप 3 लाख एमसीक्यू कर लो। ओपनली बोलता हूँ वीडियो में, एमसीक्यू रिपीट नहीं होंगे, कुछ भी कर लो नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, क्या होता है, कब ज़रूरी नहीं, सब कुछ पढ़ लिया। अब उससे रिलेटेड कितने भी एमसीक्यूज़ बने आप कर दोगे, लेकिन आपने एमसीक्यूज़ किए हैं तो हो सकता है कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाया हो। तो कॉन्सेप्ट पर फ़ोकस करना, केवल एमसीक्यूज़ करने से काम नहीं चलेगा। चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज़ हो, हमारी जो 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट सीरीज होती है, उसमें भी हम जो कोर्स डिटेल वीडियो आता है उसमें ओपनली बोलते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, जानबूझ करके ये मान करके चलता है कि सीएमजे के एमसीक्यूज में से क्वेश्चन आ जाएंगे, स्टूडेंट नहीं आएंगे। दूसरी बात, चलो आ गए कि कॉमर्स में 60 क्वेश्चन आने हैं, 60 में से मान लो 12 एमसीक्यू डिक्टो मिल गए, किसी भी इंस्टीट्यूट के, हमारे मिल गए, किसी और के मिल गए। उनका इंस्टीट्यूट वाले माहौल बना देंगे कि देखो डिक्टो क्वेश्चन मिल रहा है, डिक्टो क्वेश्चन मिल रहा है। भाई 12 क्वेश्चन मिल गए, उससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या बालक का? सिलेक्शन तो नहीं होना है। वो बाकी के 48 बच गए, उसका क्या? टीआरए जेआरए में हमारे मिले थे और हमने इसी तरीके से माहौल बनाया था कि देखो सीएमजे का डिक्टो एमसीक्यू मिल रहा है, लेकिन क्या करें, देखो काम सारे करने पड़ते हैं, पापी पेट। लेकिन पढ़ाते वक्त हमने
कम से कम 100 बार चिल्ला-चिल्ला करके कोर्स में भी और हर वीडियो में भी ये बोला है कि कॉन्सेप्ट पर फ़ोकस करो। इवन आपके पास टाइम कम है, तो केवल कॉन्सेप्ट कर लो, एमसीक्यू मत करो, लेकिन टाइम है तो करना सब कुछ पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी, वीडियोज़ भी, नोट्स भी, एमसीक्यूज़ भी। एक और इम्पोर्टेंट टिप्स मैं यहीं पर दे रहा हूँ, एमसीक्यू करने का सही तरीका क्या होता है? कोई एमसीक्यू है, उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको एमसीक्यू ऐसे नहीं करना है कि कौन-सा करेक्ट है। आपको 4 ऑप्शन को 4 टॉपिक मान कर के चलना है, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। अगला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, सोशल मीडिया। यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो सारे सोशल मीडिया डिलीट कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स, वैक्स जो भी होता है, स्नैपचैट, जितनी भी चीज़ें हैं ना स्टूडेंट सबको डिलीट कर दो। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से स्टूडेंट छोड़ दो। अगर आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन भी करना है तो 1-2 टीचर का टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, टीचर टीचर या कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जिससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो स्टूडेंट्स के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जिनमें चैट हमेशा ओपन रहती है, उनको छोड़ दो। वो बनाए जाते हैं शुरुआत में अच्छे पर्पज़ से, उसके बाद में वो भटक जाते हैं। हिंदू-मुसलमान की बहस चल रही है, इंडिया-पाकिस्तान चल रहा है, भाजपा-कांग्रेस चल रहा है, छोड़ दोगे फ़ायदे में रहोगे, करना कठिन है, ये एक नशा है और छोड़ते हुए आपका बनेगा नहीं, लेकिन छोड़ दोगे स्टूडेंट फ़ायदे में रहोगे। मैं तो ये कहता हूँ हमारा टेलीग्राम चैनल भी छोड़ दो आप। अब आप बोलेंगे कि सर इन्फॉर्मेशन आ गई, हमें पता नहीं चली तो, नोटिफ़िकेशन आ गया, फ़ोरम आ गए, हम क्या करेंगे? स्टूडेंट फ़ोरम ओपन रहेंगे, 15 दिन तक ओपन रहेंगे कम से कम। बस ये है, किसी को शनिवार को शाम को 5 बजे के 5 बजे पता चल गया और किसी को रविवार को पता चला, किसी को मंडे को पता चला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हम हर जगह बताएँगे, ऐप में, चैट बॉक्स में बताएँगे, ऐप में नोटिफ़िकेशन में बताएँगे, हर जगह बताएँगे। अगला एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट आंदोलन चलेंगे, बहुत सारे आंदोलन, धरना, रैली चलेगी। हर वैकेंसी में चलती है, राजस्थान में ये एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है सिलेक्शन का, तो ये चलेंगे ही चलेंगे। किन चीज़ों के लिए चलेंगे? नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा, आंदोलन करो। नोटिफ़िकेशन आने के बाद में डिटेल्ड वाला सिलेबस नहीं आया, शॉर्ट में बता कर के छोड़ दिया, आंदोलन करो। उसके और डिटेल्ड वाला आएगा भी नहीं। उसके बाद एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही, उसके लिए आंदोलन करो। उसके बाद में एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन करो और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जितनी पोस्ट खाली है, उन सभी पर वैकेंसी नहीं निकाली, आंदोलन करो। तो और आपको इस तरीके से गरियाया जाएगा, कैसे स्टूडेंट हो, आ नहीं सकते अपने हितों के लिए, तुम काहे की कॉमर्स मेरी जान हो, जो बच्चों का साथ नहीं देते, स्टूडेंट सेल्फिश बनना, लोगों को करने दो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। यदि कोई चीज़ लागू होगी, सभी के लिए होगी, सभी का फ़ायदा होगा। आप मत करना, कुछ मत करना, बिल्कुल चिढ़े बन जाना। और तो और एक और चीज़ के लिए वो कर रहे हैं आंदोलन कि यहाँ पर यहाँ पर जो 60% पोर्शन कॉमर्स का होता है, 40% जनरल पोर्शन का होता है, तो बोल रहे हैं कि इसको बराबर-बराबर कराएँगे वरना वरना है ना नुकसान हो जाता है। एक-एक चीज़ पर स्टूडेंट नज़र रहती है मेरी, जो भी मार्केट में चल रहा है बस हम बोल कर के किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। तो इन आंदोलन, धरना वाली चीज़ों से दूर रहना। स्टूडेंट एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ जो आपको करना है, ब्लो कार टेक्निक। ये मुझे नहीं पता किसी और की दी हुई है या हमारी खुद की बनाई हुई है, लेकिन या मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका है। स्टूडेंट देखिए कि ऑनलाइन में जब आप स्टडी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कंटिन्यू प्रिपरेशन करना, बार-बार मोबाइल चलाने का मन करता है, कभी क्या, कभी क्या। तो एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। आप क्या करना कि आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया 1 घंटे का, आप पढ़ने बैठे, मान लीजिए 9 बजे पढ़ने बैठे, तो आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं 10 बजे मोबाइल चेक करूँगा, किसी का कुछ भी मैसेज-वैसेज, कॉल-वॉल कुछ भी हो, तो मैं 10 बजे चेक करूँगा और मोबाइल को ऐसे उल्टा करके रख दिया। हालाँकि मेरे मोबाइल में तो स्पेशल फीचर है मोटोरोला में, उल्टा रखते ही डीएनडी मोड पर चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता कॉल-वॉल कुछ भी। तो ऐसे 1 घंटे तक कम से कम आप कंटिन्यू तैयारी कर पाओगे, वरना एक बीमारी लग चुकी है आपको,
हर 5-7 मिनट में मोबाइल उठा करके देखने की। 1 घंटे नहीं कर पा रहे हो, 30 मिनट का लगाइए, 30 मिनट नहीं कर पा रहे, 20 मिनट का लगाइए। अब जिसको स्टडी नहीं करनी है वह यह बहाना बनाएगा, कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो क्या करूँगा, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया तो क्या करूँगा। तो बेटा तुम तैयारी मत करो, तुम मोबाइल एक है ना बहुत बड़ी-बड़ी स्क्रीन बना लो और बिल्कुल अपनी आँखों के सामने रखो। कभी भी कोई इम्पोर्टेंट कॉल या मैसेज आ सकता है, तुम देश के प्रधानमंत्री हो। ये कहना चाहूँगा मैं। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो टाइमली प्रिपरेशन कीजिए। देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का काम है कोर्स बेचना। आप कोर्स आप देखना 2 दिन पहले भी बिकेंगे हमारे, 7 दिन पहले भी बिकेंगे, 10 दिन पहले भी बिकेंगे। लेकिन जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना बेनिफिट में रहेंगे। आपकी फ़ीस भी उतनी ही लगेगी, पेपर भी उसी टाइम पर होगा, फिर आप टाइम क्यों ख़राब करते हो? जैसे भी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी करनी है, लेकिन टाइमली कीजिए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कोर्स से आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियोज़ मैक्सिमम 2 बार देखने हैं। कोर्स के अंदर आप वीडियोज़ कितनी बार भी देख सकते हैं हमारे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा 2 बार से ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बार, और उसके बाद रिवीज़न आपको नोट्स और एमसीक्यू से करना है। 2 बार से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। नोट्स का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। नोट्स को डाउनलोड करेंगे, फ़ोटोकॉपी वाले के साथ शेयर करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। लिखने में टाइम ख़राब नहीं करना। हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, जैसे आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, कंपनी लॉ के बना रहे हैं, मान लीजिए किसी के भी, मान लीजिए ये हमारा पेज है, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँगे? अप्लाई फ्रॉम, कब से अप्लाई की एप्लीकेबल हुआ यहाँ पर लिख देंगे। फिर टोटल टोटल शेड्यूल कितनी है यहाँ पर लिख देंगे। टोटल सेक्शंस कितने हैं यहाँ पर लिख देंगे। अगर बनाने हैं तो इस तरीके से बनाएँगे। फिर प्रिपरेशन करते वक़्त आंसर को एक हाथ से छुपा लेंगे और इधर देख-देख करके आंसर सोचेंगे, याद होगा। कम पेज में नोट्स बनेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम 2 पेज, इससे ज़्यादा के शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं, वरना उनको शॉर्ट नोट्स नहीं कहा जाता है। स्टूडेंट एक पॉइंट मैं भूल गया था पहले बताना, और वो अभी भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं अगर याद आ जाए तो। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट ये था कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास में सिलेबस भी होना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट था, अब आ गया याद। ठीक है, तो हाँ, एक पॉइंट था मेरा कि मैंने वो पॉइंट बताया था कि सेल्फ स्टडी करें या फिर कोर्स लें। तो जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए एक उपयोगी टिप थी जो मैं बताना भूल गया। स्टूडेंट यदि आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं तो आप ऐसा करना कि पहले कंटेंट इकट्ठा करना जहाँ से आपको पढ़ना है, उसके बाद ऑनलाइन आना ही मत, मोबाइल को बंद करके रख देना। सेल्फ स्टडी का मतलब ही ये होता है कि आप बुक्स वगैरह से पढ़ने वाले हो और ऑनलाइन आप आओगे ही नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब यदि आप ये समझते हो कि थोड़ा-सा इस यूट्यूब चैनल से, थोड़ा-सा उस यूट्यूब चैनल से, थोड़ा-सा उस यूट्यूब चैनल से, आप कहीं के नहीं रहोगे। सेल्फ स्टडी करनी है तो जो भी बुक्स, नोट्स वगैरह इकट्ठा करो, फिर मोबाइल को बंद ही करके रख दो। और एक ये ब्लो कार वाला पॉइंट बताया है, इसमें एक स्टूडेंट थे हमारे सिलेक्टेड, उन्होंने एक मेथड फ़ॉलो किया था। उन्होंने एक दूसरे मोबाइल में कोर्स को ओपन कर लिया और उसमें सिम-विम कुछ डाल कर के नहीं रखी, तो झंझट ही खत्म किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन का। ठीक है। स्टूडेंट अब मैं पॉइंट पर आता हूँ, सीए, सीएस, सीएमए वाले स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट ये वाली जो वैकेंसी है जेबीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की, इसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स के होने चाहिए, लेकिन होते नहीं हैं। सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट के बहुत कम सिलेक्शन होते हैं। इसका रीज़न है कि उन वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हैं ये सीए, सीएस, सीएमए वाले, क्योंकि इनको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का अनुभव नहीं होता है। इन स्टूडेंट को लगता है
कि मुझे सब कुछ आता है, सब्जेक्ट वही है, मैंने सिलेबस चेक कर लिया, मुझे सब कुछ आता है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रिवाइज़ करना है। इवन कुछ टीचर बच्चों को बरगलाते हैं कि सीए, सीएस वालों का सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, टीचर आपको क्या पढ़ा देगा, आपको सब कुछ आता है। स्टूडेंट चैनल पर और ऐप में इंटरव्यू वीडियोज़ है सिलेक्टेड बच्चों के जो कंप्लीट सीए हैं उनके, और जो ड्रॉप आउट है उनके तो बहुत सारे हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम और सीए, सीएस वाली स्टडी के अप्रोच में दिन-रात का अंतर होता है। बेनिफिट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने चाहिए। तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वहाँ पर अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर अलग टाइप के। वहाँ पर वो जानना चाहता है कि आप सीए बनने के बाद कैसे वर्क करोगे, यहाँ पर वो बेसिक वाली चीज़ें आपसे जानना चाहता है। इवन आपको यकीन नहीं होता तो आप एक काम करो, सीए फाउंडेशन या सीपीटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्लैट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको उठा करके देख लेना कितना अंतर होता है 2 कोर्सेज के अंदर। तो मेरा यही मानना है कि आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, इवन अगर कोई इस वैकेंसी को पढ़ाने वाला टीचर है ना, और उसको भी अगर इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन चाहिए, तो उसे भी सब कुछ छोड़ कर के तैयारी करनी पड़ेगी। सब कुछ छोड़ कर के तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाना-वढ़ाना बंद करके, चाहे उसको कितना भी आता हो। और आप तो फिर भी स्टूडेंट हो, तो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना, वरना मत करना। बाकी आप समझदार हो और आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। स्टूडेंट ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स वालों के लिए, ठीक है। अब जॉब वालों पर आते हैं। जॉब वालों की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, ऐप में मैंने सजेशंस लिए थे कि आप सजेशंस बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर अपन बात करें। तो जॉब वाले बच्चे ध्यान से सुनो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है जॉब को छोड़ दो और इस वैकेंसी की तैयारी करो, और दूसरा है स्टडी विद जॉब। स्टूडेंट मेरा पॉइंट पूरा सुन लेना, वरना आप फँस जाओगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो ना उसको छोड़ दो, केवल वैकेंसी की तैयारी करो। लेकिन आप समझो, छोड़ने से पहले पहले तो आप ये बताओ कि आपकी सैलरी कितनी है, कितने रुपए आपको हर महीने मिलते हैं। यदि आपकी सैलरी कम है 10, 15, 16, 17 हज़ार रुपए, और आपको लगता है कि भाई अगर 15,000 रुपए की जॉब चली गई, इस वैकेंसी की मैंने तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से जॉब ढूँढूँगा, तो इतना कम तो पहले ही मिल रहा था, फिर से इतने की मिल जाएगी, आप जॉब छोड़ सकते हो। दूसरा पॉइंट ये देखो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं, आपने जॉब छोड़ दी, फिर से बताता हूँ, अमाउंट वाला पॉइंट बताया, अगर आपकी जॉब कम की है 10, 12, 15 हज़ार रुपए की, तो आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से जॉब करेंगे, इतने की तो मिल ही जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, 35, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपए। तो आप ये देखिए कि आपने जॉब छोड़ दी और तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो जॉब आपको फिर से मिल जाएगी क्या? वो नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार की दूसरी जॉब ईज़िली मिल जाएगी क्या? और ईज़िली मिल जाएगी तो कितने रुपए में मिल जाएगी? अगर एट प्रेज़ेंट 50,000 मिल रहे थे, तो कम से कम 40,000 तो मिलने ही चाहिए। 50 से सीधा 25 या 30 पर आ रहे हो, तो जॉब मत छोड़िए। और बाकी जॉब छोड़ने वाला डिसीज़न आपको अपने अकॉर्डिंग लेना होता है, अपनी फैमिली सिचुएशंस वगैरह उनके अकॉर्डिंग लेना होता है। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताए। चलिए अब इस पॉइंट पर आते हैं कि जॉब आप छोड़ नहीं सकते हैं, जॉब के साथ ही आपको प्रिपरेशन करनी है, तो क्या करें? पहली बात तो डेली आप जितना टाइम निकाल सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे वो निकालिए। मैं उम्मीद करता हूँ 2 घंटे ईज़िली आप निकाल सकते हैं। 2 घंटे मिनिमम आप निकाल सकते हैं। जॉब जाने से पहले या जॉब से आने के बाद, इवन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 10 घंटे की जॉब के साथ 7 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं। टैलेंट है। देश के प्रधानमंत्री जब 4 घंटे सो कर के इतनी सालों से काम कर सकते हैं, तो डेली आप जितना टाइम निकाल सकते हैं, पहली बात तो वो निकालिए। मैं मान कर के चलता हूँ कम से कम आप 2 घंटे डेली के निकालेंगे। इसके बाद जब आप जॉब पर पहुँच गए, ऑफ़िस में पहुँच गए,
तो भी आपको कुछ टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। उसमें आपको ऐसे नहीं मिलेगा 1 घंटा मिल गया, आधा घंटा मिल गया, 2 घंटे मिल गए। अगर किसी स्कूल वगैरह में पढ़ाते हो, खाली पीरियड है तब तो बात अलग है, वरना वैसे नहीं मिलेगा। जॉब के अंदर आपको 10 मिनट मिल गई, 15 मिनट मिल गई, 20 मिनट मिल गई, 5 मिनट मिल गई, ऐसे टाइम मिलेगा। आप बोलोगे सर 5-10 मिनट में क्या ही पढ़ लूँगा? देखो मैटर होते हैं अलग-अलग टाइप के, कुछ मैटर को फ़ोकस के साथ पढ़ना पड़ता है, वो इस वाले में पढ़ना, फ़ोकस वाले मैटर, और जिनमें कम फ़ोकस की ज़रूरत होती है, केवल एमसीक्यू करने हैं या एमसीक्यू का वीडियो देखना है, नोट्स को रिवाइज़ करना है, पिछले दिन वाला रिवाइज़ करना है, वो इस टाइम में कवर करने की कोशिश करना, टाइम पास मत करना। अगली बात, संडे का भरपूर उपयोग करना, संडे वाले दिन 12 घंटे का एवरेज आना ही चाहिए। इसके अलावा सैटरडे ऑफ रहता है, उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा, और जो भी हॉलिडे होते हैं, होली, दिवाली जो भी होता है उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। छुट्टी वाले दिन 12 घंटे का एवरेज मिनिमम आना चाहिए। इसके अलावा आपको छुट्टियाँ स्टूडेंट करनी पड़ेगी। छुट्टियाँ आपको करनी पड़ेगी, आप ये चाहते हैं कि पैसे भी नहीं कटें, सब कुछ हो जाए, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जॉब मत छोड़िए लेकिन छुट्टियाँ मारनी पड़ेगी। संडे का आपका ऑफ आता है, सैटरडे को छुट्टी मार लीजिए। सैटरडे, संडे, फ्राइडे की नाइट, सैटरडे, संडे, ती 2.5-3 दिन है, उसमें निकालिए 25-30 घंटे का एवरेज। सैटरडे, संडे का ऑफ होता है, फ्राइडे को छुट्टी मारिए, थर्सडे की रात, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे ढंग से खींचिए। अगर 3 छुट्टियाँ कंटिन्यू आ रही है, तो 1-2 छुट्टी और मार लीजिए। करना पड़ेगा स्टूडेंट ये आपको। और एक अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, वरना मेरे को गालियाँ बकेगा। जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर किसी को भी मत बताइए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आप थोड़ा बहुत ऑफ रहते हैं। बताइए ही मत, मैं गारंटी देता हूँ वो आपको तैयारी नहीं करने देंगे। आप किसी भी जॉब में हो, कैसे भी हो, वो आपको तैयारी नहीं करने देंगे। तो बहाना बनाइए कुछ भी, माताजी की तबीयत खराब हो गई, पिताजी की तबीयत खराब हो गई, माताजी के घुटनों में दर्द हो गया, कुछ भी बहाना बनाइए, बताना मत वहाँ पर। और एक पॉइंट आपको करना पड़ेगा, 15 दिन पहले तो आपको ऑफ लेना ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट। जॉब से कुछ भी करो, चाहे कोई भी बहाना बनाओ, लेकिन 15 दिन पहले आपको करना ही पड़ेगा। हाउसवाइफ के लिए भी यही पॉइंट्स है, जितना टाइम आप निकाल सकते हैं 2, 3, 4, 5 घंटे वो निकालिए। लाइब्रेरी जॉइन कीजिए, वहाँ पर आपका कम डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर काम-काज के लिए मेड रख सकते हैं तो वो रखिए। और हाउसवाइफ वाले केस में मैं स्पेशली कहना चाहूँगा हस्बैंड और अदर फैमिली मेंबर्स से कि आप उनका सपोर्ट कीजिए। बार-बार खाना बनाने के बजाय एक बार बनाया जा सकता है। कुछ घरों में क्या होता है कि बार-बार खाना बनता है। कोई शाम को 7 बजे खाना खा रहा है, तो 7 बजे गरम रोटियाँ, 7:30 खा रहे हैं, 7:30 गरम रोटियाँ, 9 बजे खा रहे हैं, तो 9 बजे गरम रोटियाँ। तो चीज़ों को थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिए और इनको पढ़ने दीजिए। आपकी अगली जनरेशन बिल्कुल अलग टाइप की बेहतरीन होगी। अब स्टूडेंट, वैसे तो देखो आपको पता है हम केवल जनरल पेपर में डील करते हैं, तो उसी के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे। लेकिन जनरल पेपर के लिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट, ध्यान से सुन लेना मेरा पॉइंट, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे एक मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक कौन करता है? वो नए वाले बच्चे जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया। उन बच्चों को ये लगता है कॉमर्स वाला तो सब सब कोई पढ़ कर के जाएगा। आपको ये पता है कॉमर्स का पेपर 120 नंबर का आएगा और जनरल पेपर का 80 नंबर का आएगा। उन बच्चों को ये लगता है कॉमर्स वाला तो सभी को आता है, जनरल पेपर पढ़ो, जनरल पेपर सिलेक्शन करवाएगा। मैंने और अभिषेक सर ने भी शुरुआत में ये मिस्टेक की थी। स्टूडेंट, जनरल पेपर आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, सिलेक्शन करवाएगा कॉमर्स पोर्शन। आप बोलोगे कॉमर्स पोर्शन सबको आता है, जनरल पेपर नहीं आता, वो पढ़ने दो। स्टूडेंट, कॉमर्स पोर्शन ही सिलेक्शन करवाएगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है ना, हमेशा वही सफलता दिलाता है। अगर मान लीजिए कोई बैट्समैन है, कोई भी बैट्समैन, आप मान लीजिए सूर्य कुमार यादव है, अगर बैटिंग उसकी फील्ड है, वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, बैटिंग में मेहनत करेगा, ज़्यादा सफल होएगा। उसको लगता है कि बैटिंग तो आती ही है, बॉलिंग भी सीख लूँ, कहीं का नहीं रहेगा। कॉमर्स पोर्शन सिलेक्शन दिलवाएगा, लेकिन आपको जनरल पोर्शन ऐसा करना है कम से कम 40 क्वेश्चन सही हो जाए। 40 नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए 80 में से।
और यहाँ पर तो मैं चाहता हूँ 56, 57, 58, 55 से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। मेरे जो ABBNL में थर्ड रैंक थी, मेरे 57 क्वेश्चन करेक्ट थे। जर्नल पेपर का मत पूछना, तो हालत खराब थी। लेकिन अब जनरल पेपर में हम 40 क्वेश्चन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए मैं कुछ आपको कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो मैथ और रीजनिंग को ऐसे पढ़ना है जैसे कॉमर्स हो। मैथ और रीजनिंग को मैं जनरल पेपर मानूंगा ही नहीं, हमने कोर्स में भी डाल रखी है। मैथ रीजनिंग को कॉमर्स मान करके पढ़ना है, और हर वैकेंसी में मैथ रीजनिंग आती है, समझने का है, पढ़ने का सब्जेक्ट है। अब देखिए क्या बच गया, हिंदी बच गई, इंग्लिश बच गई, और करंट अफेयर्स बच गई, और जीके, राजस्थान जीके के अंदर भी हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर आती है, पॉलिटी आती है, जियोग्राफी आती है, और भी कुछ आता है क्या? कुछ भूल गया हो तो स्टूडेंट सीरियसली मत लेना कि ये भी सब्जेक्ट आता है, कुछ पता नहीं है, ऐसे मत सोचना। एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। तो देखो, मेरा ये मानना है कि मैथ रीजनिंग को तो आप क्या मानोगे, कॉमर्स पोर्शन का ही पार्ट मान करके पढ़ोगे। इसको मैं जनरल पोर्शन मान ही नहीं रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट बच गए। अब देखो, करंट अफेयर्स आपको करनी है 6 महीने की, राजस्थान की भी करनी है, इंडिया की भी करनी है। वैसे राजस्थान वाले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, और और क्वेश्चन वो 12 महीने से भी पूछ सकता है, लेकिन 6 महीने से ही 90% क्वेश्चन आएंगे। तो 6 महीने वाले पर फोकस करना, राजस्थान की भी, इंडिया की भी। करंट अफेयर्स करें कैसे? करंट अफेयर्स के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक ला सकते हो, दुनिया भर की आती है, प्रतियोगिता, दर्पण वर्पण, दुनिया भर की आती है। तो 6 महीने की 6 बुक हो जाएगी आपके पास। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, बस इससे कर लो, काम खत्म। दूसरा तरीका ये है कि यूट्यूब पर लोग कराते हैं जी, करंट अफेयर्स कराते हैं, डेली वीडियो डालते हैं। लेकिन आप डेली वाला वीडियो मत देखना, वो फिर मंथली वीडियो और बनाते हैं कि मंथ के 300 क्वेश्चन। आप केवल मंथली वीडियो देखेंगे। मान लीजिए 1 महीने के वो 300 क्वेश्चन करा रहे हैं, 6 महीने के 1800 क्वेश्चन हो गए। उनको आपको करना है, अच्छे से करना है। एक ही चीज फॉलो करेंगे, या तो बुक या फिर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में भी केवल एक चैनल फॉलो करेंगे, और उस एक चैनल में भी डेली वाली नहीं देखेंगे, केवल मंथली वाली देखेंगे। और 1 महीने की जीके में 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाओगे। 300 क्वेश्चन ही तो करने हैं, 2 दिन भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इस तरीके से करेंगे। मैथ रीजनिंग कैसे करनी है? स्टूडेंट देखिए, मैथ रीजनिंग हमने करा रखी है, हमने नहीं कराई, दूसरे टीचर से हमने करवा रखी है। तो पहले मैथ रीजनिंग उससे कीजिए। JVBNL जूनियर अकाउंटेंट के लिए सफिशियंट है। कुछ कॉमर्स कंपटीशन में मैथ रीजनिंग SSC बैंक लेवल की आ जाती है, यहाँ पर नहीं आती। जैसे FCI में डिफ़िकल्ट आ जाती है, EMRS में आ जाती है। तो मैं मान करके चलता हूँ कि इसमें डिफ़िकल्ट पहले कभी नहीं आई, इस बार भी नहीं आएगी। तो हमारे कोर्स से काम हो जाएगा। तो हमारे वाले कोर्स से आपने मैथ रीजनिंग कर ली। फिर आपको लगता है कि बहुत टाइम है और रिस्क कौन ले, यहाँ पर भी डिफ़िकल्ट आ गई तो मार्केट से एक बुक लेकर के आना। कोई भी ला सकते हो, मथुरिया नाम से बुक आती है, वो ला सकते हो। उससे प्रैक्टिस करते रहो, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, MCQs भी आपने किए हैं। थोड़ा और एडवांस प्रैक्टिस चाहिए तो उस बुक से आप करते रहना, इधर उधर मत भटकना। ठीक है, करंट अफेयर्स का बता ही दिया। इंग्लिश इंग्लिश का स्टूडेंट ये है कि यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहे हो, तो जो एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं ना, वो अगर आप पढ़ कर के भी नहीं गए और चारों ऑप्शन से देखोगे ना कौन सा करेक्ट लग रहा है, आपके 10 में से 6 क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाएंगे, यदि आपका इंग्लिश मीडियम रहा है तो। हिंदी मीडियम रहा है तो एक तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, एक्टिव, पैसिव, कुछ वोकेबलरी वगैरह, वो सब करना। मतलब सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना पहले, फिर करेंगे बाकी की चीज़ें। राजस्थान जीके के अंदर स्टूडेंट, मेरे को लगता है सबसे पहले आपको पॉलिटी कर लेनी चाहिए, और पॉलिटी में इंटरेस्ट भी आएगा, इजीली कर लोगे। फिर आप जियोग्राफी कर सकते हो। हिस्ट्री में भी पहले इम्पोर्टेंट या सेलेक्टेड टॉपिक उठाना, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री उठा ली, गांधी जी उठा लिया, 1857 की क्रांति उठा ली, महाराणा प्रताप उठा लिया। और जियोग्राफी में भी ऐसे कर सकते हो कि जनसंख्या वाला टॉपिक पहले ले लिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब एक इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट, जनरल पेपर के लिए। एक तो आप ये मत सोचिए कि जनरल पेपर नहीं आता, हमें कॉमर्स के किसी बच्चे को नहीं आता, और केवल कॉमर्स वाले बच्चे एग्जाम देंगे। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट ये है कि मैंने बताया कि जनरल पोर्शन किसी को नहीं आता, सभी कॉमर्स वाले बच्चे हैं। अगर किसी को आता है जनरल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉमर्स वाला वीक मिलेगा, तो टेंशन मत लो, सिलेक्शन कॉमर्स वाला कराएगा। उसमें 56, 57, 58, 59, 60 क्वेश्चन तक फोड़ के आना है। जनरल पेपर में 40 क्वेश्चन का टारगेट है, इस तरीके से कवर करना। अब बात ये आती है जनरल पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पढ़ने बैठोगे समझ में नहीं आएगा, पढ़ने बैठोगे नींद आएगी, कंप्लीट करने के बाद भी ये लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता, कोर्स ले लिया, बुक ले ली, पढ़ लिया, कुछ नहीं है याद है, कुछ नहीं आता मेरे को। तो स्टूडेंट मैं ये बोलता हूँ कि अगर आज आपसे पेपर लिया जाए जनरल वाला और 80 क्वेश्चन में से मैं ये मानता हूँ आप 10 क्वेश्चन कर दोगे, कुछ नहीं आता जाता आपको, फिर भी 80 में से 10 कर दोगे या नहीं कर दोगे? ईमानदारी से बताओ, कर दोगे। अब जब आप एक बार कोर्स कर लोगे, समझ में आए नहीं आए, बोरिंग लगे, कुछ भी लगे, करना है, एक बार टाइम पास के लिए करना है। एक बार कोर्स कर लोगे तो आपके 10 के बजाय 18 क्वेश्चन होने लग जाएंगे, एक बार और करोगे 24 होने लग जाएंगे, एक बार और करोगे 28 होने लगेंगे, ऐसे करते 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 पहुंच जाओगे 40 क्वेश्चन तक। करना आपको पड़ेगा, तरीका मैंने बताया है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा स्टूडेंट। और बुक्स वगैरह जनरल पेपर करे कहाँ से? स्टूडेंट ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखो मैं मतलब जो हमारे मार्केटिंग वीडियो होते हैं उनमें मार्केटिंग करते हैं, जो वीडियो अनबायस्ड बनाते हैं वो अनबायस्ड बनाते हैं। देखो मैथ रीजनिंग आपको अच्छे टीचर से करनी चाहिए, हमने अच्छा करवाया है काफ़ी, और कहीं और से भी कर रहे हैं, तो अच्छे टीचर से करना, समझने वाले सब्जेक्ट हैं। और जेवीबीएल जूनियर अकाउंटेंट की मैथ रीजनिंग मत ढूंढना, किसी से भी कर लो, एसएससी बैंक पटवारी वटवारी, ये फालतू की चीज़ें मत करना कि जनरल साइंस पढ़ना है तो जनरल साइंस फॉर जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट हरकतें मत करना। अब ये वाले जो सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, कहीं से भी कर लो, करंट अफेयर्स स्टडी आईक्यू से कहीं से भी कर लो। और ये जो बाकी के सब्जेक्ट है उत्कर्ष से कर सकते हो, सुभाष चारण सर से कर सकते हो, किसी भी कोर्स के लिए पढ़ाए हो, पॉलिटी उत्कर्ष पर एक गहलोत सर पढ़ाते हैं, अच्छे कराते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा आप फ्री वाली चीज़ों से कर लो जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उत्कर्ष पर शायद जियोग्राफी भी कंप्लीट है, पॉलिटी भी है, उनसे आप कर सकते हो। यहाँ पर इस चीज़ का रोल ही नहीं है अच्छा और बुरा टीचर, यहाँ पर आपको याद करना है, अच्छे और बुरे टीचर का कोई रोल नहीं है, बुक से भी कर सकते हो। एक बुक जरूर लेकर के आना, दिशा 2020, उसमें राजस्थान के सभी एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं जनरल पेपर के, वो जरूर करना। ठीक है, अब स्टूडेंट आएंगे, वो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट वाइज वाले पर भी आएंगे। मेरे को पता है कि वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन हम ये नहीं करते कि बार बार वीडियो डालें, बस यही एक वीडियो है हमारा श्योर सिलेक्शन, और इसी से ही आपको नदी पार करनी है। तो कुछ पॉइंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे वीडियोज में रिपीट करने की ज़रूरत होती नहीं है, बच्चा फिर से देख लेता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ वीडियोज मैक्सिमम 2 बार ही देखना, 2 बार से ज़्यादा देख रहे हो तो गलत है। वैसे कितनी बार भी देख सकते हो, कोई टफ वीडियो फिर से देखना पड़ जाए तो बात अलग है। रिवीजन उसके बाद नोट्स एंड एमसीक्यू से करना। और हमारे 2 प्रकार के कोर्स होते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल होता है, एक 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट होता है। तो जो 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट होता है वो हम लेट लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि जिससे आप अभी 40-50% कोर्स कर लो, तब जाकर के वो टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ। और उनका बिल्कुल ही अलग हिसाब होता है, उन टेस्ट का, वो नॉर्मल टेस्ट सीरीज के जैसे नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आ जाते हैं कॉमर्स पोर्शन पर, आ जाते हैं। इससे पहले कि आप कॉमर्स पोर्शन का मैं बताऊं, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। स्टूडेंट आपके पास क्या होना चाहिए? कॉमर्स पोर्शन का सिलेबस होना चाहिए। अब बोलोगे सर हमारे पास कॉमर्स पोर्शन का सिलेबस है, नोटिफिकेशन में देख लिया था। स्टूडेंट जो नोटिफिकेशन में देखा उससे आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। नोटिफिकेशन में उसने अकाउंटिंग लिख दिया, उसने एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग लिख दिया, उसने मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिख दिया, टैक्सेशन लिख करके छोड़ दिया, ऑडिटिंग लिख करके छोड़ दिया। अब
इस वाले से आप समझ नहीं पाते हो, आपको लगता है कोर्स के अंदर यही 5-6 टॉपिक्स है और कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट अकाउंटिंग के अंदर देखो फिनेंशियल अकाउंटिंग अलग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे अपन एफएम कहते हैं वो होती है। इस वीडियो को देख रहे कम से कम 50% बच्चों को ये नहीं पता मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब एफएम होता है। मुझे यकीन है हमारे स्टूडेंट को पता होगा। फिर टैक्स, टैक्स के अंदर इनकम टैक्स भी आ गया और जीएसटी भी आ गया। ऑडिट आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं आप लोगों के लिए एक तरीका बताता हूँ कि और एक और चीज़ है, वहाँ पर वो लिख देता है कि बीकॉम लेवल का आएगा। स्टूडेंट वो बोल रहे हैं बीकॉम लेवल का पेपर फाड़ू आएगा, खतरनाक आएगा। आप सोच रहे हो वैसा लेवल नहीं आएगा। तो सिलेबस के लिए आप चाहो तो ये कर सकते हो, कॉमर्स प्रेप ऐप पर जाना, उसमें हमारा कोर्स मिलेगा। कोर्स में कंटेंट में जाना, कोर्स परचेज मत करना अगर नहीं करना है तो। उसमें आप टॉपिक्स देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ करके जाने हैं। जैसे ये इनकम टैक्स है तो आपको पता चल गया हमें ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसे ही आप अकाउंटेंसी के अंदर जाएंगे, अकाउंटेंसी में फिनेंशियल अकाउंटिंग में आप टॉपिक्स देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ऐप में जा करके देख लो, कोई फीस नहीं लगेगी। तो स्टूडेंट ये 32-31 चैप्टर फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने करा रखे हैं। वहाँ पर एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग लिखा हुआ है। एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग लिखा हुआ है ना, तो ये करने पड़ेंगे आपको, वोयाग अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बच्चा सोचता है इशू ऑफ शेयर आएगा, गए वो जमाने स्टूडेंट। सब कुछ करना पड़ेगा, लिक्विडेशन अमालगमेशन सब करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये चैप्टर्स है, आप पढ़ो कहीं पर भी, टॉपिक्स आपके पास होने चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है। कोस्टिंग के अंदर ये सभी कुछ आपको पढ़ना है। ऑडिट बाद में दिखाता हूँ। एफएम के अंदर ये 10 चैप्टर्स है। 10 नहीं भी मानो, 10th वाले में मिसलिनियस चीजें हैं तो 9 चैप्टर तो आप मानते ही हो। कंपनी लॉ भी बाद में दिखाता हूँ। रीजनिंग के भी आप देख सकते हैं, सारे चैप्टर है जो भी आपके कोर्स में है। ये मैथ हो गई। ऑडिट का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऑडिट के अंदर है ना छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, तो आपको वीडियो के टाइटल से है ना पता नहीं चलेगा। फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। कम से कम ऑडिट के अंदर 500 टॉपिक होते हैं, तो इनके नाम से आपको है ना पता नहीं चलेगा। 35 क्लासेज कॉन्सेप्ट की है, 15 क्लासेज एमसीक्यूज की है। और जीएसटी के अंदर भी स्टूडेंट आपको सब कुछ पढ़ना है। जीएसटी में ये डिटेल वाला हमने डाला हुआ है और सब कुछ ही स्टूडेंट आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। फिर कंपनी लॉ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, सीए वालों को तो पता है। तो स्टूडेंट कंपनी लॉ में हमने क्या कर रखा है, रिवीजन वीडियो डाल रखे हैं, मतलब क्विक रिवीजन, उनको हम रामबाड़ वीडियो बोलते हैं। 5 वीडियो डाल रखे हैं। आप बोलोगे सर कंपनी लॉ कोर्स में नहीं है। देखिए कंपनी लॉ के क्वेश्चन एक तो वो पूछेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पूछेगा, एक ऑडिट के अंदर पूछेगा और एफएम के अंदर भी पूछ सकता है। तो जरूर 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 से करके जाना। एक मैंने पॉइंट बनाया था यार, कहाँ गया, शायद सेव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाला सिलेबस वाला पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया कि ये आपके पास होना चाहिए, टॉपिक आप वहां से देख लेना। अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टैक्स का, इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स कौन सा पढ़ें। स्टूडेंट देखिए अभी तक ऐसा होता था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 हुआ करता था और फाइनेंस एक्ट आता था, लेकिन एक्ट 1961 ही होता था। लेकिन इस बार इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरी तरीके से डिलीट हो गया, अबोलिश्ड हो चुका है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है, सेक्शन वैक्शन सब बदल गए। अब बात यह है कि एग्जाम में कौन सा पूछेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी वो पुराना वाला पूछेगा या इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूछेगा। देखिए ये वाला जो एक्ट है ये प्रैक्टिकली लगेगा 1 अप्रैल 2026 से लगेगा, सीए के अटेम्प्ट में दिसंबर से लगेगा, कंपटीशन पर लगेगा या नहीं लगेगा, इसके दो समाधान है। पहली बात तो वो लोग जब नोटिफिकेशन आता है तो सिलेबस में बता दें, सिलेबस में बता दें तो बहुत ही बढ़िया बात, लेकिन नहीं बताएंगे, केवल टैक्सेशन लिखा आएगा 99% संभावना है।
टैक्सेशन लिख करके छोड़ दिया, पुराना करें या नया करें, सीए पर लगा नहीं, हम पर लगा दोगे क्या? तो स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन प्रोविजंस के क्वेश्चन आते हैं जिनमें अमेंडमेंट चेंजेज कम होते हैं। क्वेश्चन आएंगे डिडक्शन के, लिमिट के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनमें से आएंगे जिनमें चेंजेज कम होते हैं। दूसरी बात, जब इस प्रकार से चीज़ें चेंज होती है ना, तब तो वो 100% ऐसी चीज़ें पूछता है जो दोनों में कॉमन हो। 100% वो ऐसी चीज़ें पूछेगा जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि एग्जामिनर खुद फंसा हुआ है। टैक्सेशन लिख करके छोड़ दिया, अब नए में से पूछे, पुराने में से पूछे, तो वो कॉमन चीज़ें पूछता है जो दोनों में कॉमन हो। आप बोलोगे कि सर ये तो पूरा बदल गया, अब भी कॉमन चीज़ें हैं क्या? स्टूडेंट 80% सेम रहता है। एएस की जगह इंड एएस आ गए तो भी स्टॉक का वैल्यूएशन वही कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर पर करते हैं। 80% चीज़ें सेम है। आप बता नहीं सकते कि इंड एएस में लिखी है या एएस में लिखी है, तो वही तरीका है, कॉमन रहती है चीज़ें। फिर भी कैसे करें? तो देखो स्टूडेंट, हमारी ये ओपिनियन है, कैसे करना है। आपने पुराना जो भी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा हो, 2 साल पहले पढ़ा हो, 3 साल पहले पढ़ा हो, 1 साल पहले पढ़ा हो, 4 साल पहले पढ़ा हो, पहली बात तो आपको वो कर लेना है, 90% क्वेश्चन इसी में से आएँगे। 90% का मतलब अगर टैक्स में से 15 क्वेश्चन आने हैं, तो ये मान लो कि कम से कम 12 क्वेश्चन इसी में से आएँगे, जो भी आपने पुराना पढ़ा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। फिर जो भी पिछले फाइनेंस एक्ट, असेसमेंट ईयर 2025-26 तक जो भी चेंज हुए, असेसमेंट ईयर बोल रहा हूँ, पिछले फाइनेंस एक्ट तक जो भी चेंजेज हुए, 5% क्वेश्चन उससे आ सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। और जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, 5% क्वेश्चन उससे आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। लेकिन ये वाला जो एक्ट 2025 है, इससे अलग टाइप के क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं कि राज्यसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ, प्रेसिडेंट की कंसेंट कब मिली, असेसमेंट ईयर को अब क्या कहेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन। बाकी तो वो कॉमन चीज़ें पूछने वाला है, तो हम इस स्ट्रेटेजी पर चलने वाले हैं, ऐसे ही कराने वाले हैं। ये 2 प्रकार के नए अमेंडमेंट वीडियो आपके कोर्स में आ जाएंगे हफ्ते 10 दिन में। अब स्टूडेंट, होता क्या है कि देखो, सभी के बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वैकेंसी आ गई है, अभी तक नहीं करवा रहे थे, अब अचानक से 200 इंस्टीट्यूट आ जाएंगे जो इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कराएंगे और सभी बताएंगे कि हम बेस्ट है। लेकिन अब बच्चे आएंगे कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में, इतने सारे इंस्टीट्यूट हो गए, तो बच्चों को डराया जाता है कि इनकम टैक्स पूरी बदल गई, नई इनकम टैक्स आ गई, मैं करवाऊंगा, केवल मैं ही करवाऊंगा, कोई नहीं करवाएगा, लोग तुम्हें पुराना दे रहे हैं, मत पढ़ो, मेरे पास आओ, जीएसटी बदल गया, ये आ गया, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको डराया जाता है। बात ये नहीं है कि आप बोलोगे कि सर नया मिल रहा है, नया पढ़ ले, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत स्टूडेंट ये है कि अगर आप कंप्लीट इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हो ना, तो देखो कि हमने लगभग 50 घंटे की क्लासेज बनाई है इनकम टैक्स की। वो भी तब है जब कंपटीशन क्लासेज के लिए बना रहे हैं। सीए में आप ये देखो कि 200-250 घंटे की क्लास होती है, उसको हम शॉर्ट करके कंपटीशन एग्जाम के लिए 50 घंटे तक लेकर के आ गए। अब बच्चा ये चाहता है कि मैं तो 5 घंटे में इनकम टैक्स करूंगा, तो भाई कर ही मत, फिर क्यों तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की? एक दिन आएगा ऐसा, प्रधानमंत्री जी खुद तेरे घर पर आएंगे, माला पहनाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और तुम्हें वैसे ही गवर्नमेंट जॉब दे देंगे, अगर तुम 250 घंटे के एक सब्जेक्ट को 50 घंटे भी नहीं देना चाहते हो तो नया पढ़ने में दिक्कत ये है कि अगर आप नया पढ़ेंगे 50 घंटे का, तो आपको पुराना वाला भी पढ़ना पड़ेगा, पुराने वाले से वो क्वेश्चन पूछेगा, और 100 घंटे अगर आप दोगे तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट को ना टाइम दे पाओगे, ना रिवीजन कर पाओगे। आप बोलोगे सर वो कोचिंग वाले कैसे कराएंगे नया वाला? आप उठा करके देख लेना उनका कोर्स, 8-10 घंटे के अंदर कंप्लीट करा करके छोड़ देते हैं, और मुझे नहीं पता क्या उनके पास तरीका है, 4-5 घंटे पीजीबीपी में लग जाता है। महान है, देश महान है। स्टूडेंट, एक और पॉइंट मैं ले रहा हूँ, वो यहाँ पर मैंने लिखा तो था, मैंने 13 पॉइंट बताए थे, ये 12 ही आ रहे हैं। तो एक पॉइंट है, सबसे बड़ा दुश्मन। स्टूडेंट सही बता रहा हूँ, ये हेडिंग आपको फनी लग रही होगी, वीडियो स्टूडेंट बहुत बड़ा हो गया है।
स्टूडेंट वीडियो जरूर लंबा हो गया है, 1 घंटा 5 मिनट हो गई है, लगभग 10-1 मिनट और लगेगी, लेकिन आप देखिए स्टूडेंट सबसे बड़ा दुश्मन है आपके सिलेक्शन का JVBNL जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन नहीं होगा इस वाले पॉइंट के कारण। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछता है कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आएंगे ये बताओ। तो इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वीडियो बनाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट इस एग्जाम में इस ट्रेंड को फॉलो मत करना, हर एग्जाम में अलग अलग से क्वेश्चन पूछता है। 2018-19 वाला एग्जाम मैंने दिया था, उसमें थी 3rd रैंक, उसमें अकाउंटिंग पर ज़्यादा फोकस था। फिर जो पिछली वाली वैकेंसी आई उसमें टैक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे, GST से भी पूछे। तो हर वैकेंसी में वो अलग अलग टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट पर फोकस करता है, तो ट्रेंड को देखना ही मत। अगर आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो नज़र आए, हमारा भी नज़र आए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उस वीडियो को देखना ही मत। देखोगे पक्का फंसोगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो TRA JRA का सिलेबस और RHB जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस सेम था। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ। TRA JRA में उन्होंने ये बताया कि हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, तो 25-25 क्वेश्चन देने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन। RHP में सिलेबस सेम था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने RSR GFAR से क्वेश्चन नहीं पूछे। हमने बताया बच्चों को, लेकिन बच्चा बोला कि सबसे 25-25 आएंगे, मुझे पता है ना, बच्चा फंस गया। यहाँ पर अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑडिट से दे दें तो भी एग्जामिनर सही है, आप कुछ नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन FM से दे दें, FM के सिंगल चैप्टर से दे दें, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते एग्जामिनर का, चाहे आपको बढ़िया लगे या बुरा लगे। अब मैं सब्जेक्ट वाइज पर आ जाता हूँ, कैसे आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और मैं ये मान करके चल रहा हूँ आप 3 घंटे डेली जनरल पेपर पढ़ेंगे और कम से कम 6 घंटे कॉमर्स वाला पेपर पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम है तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं मान करके चल रहा हूँ सबसे पहले आपको ऑडिट पढ़ लेनी चाहिए। ऑडिट में आपको लगेंगे 12 दिन। 12 दिन का मतलब 12 6 के 72 घंटे हो गए। कोर्स के अंदर टोटल 50 क्लास है, 35 क्लास कॉन्सेप्ट की, 15 क्लास MCQs की। पढ़ने का तरीका बताया, वीडियो देखो, हैंड रिटन नोट्स की रीडिंग लगाओ, PDF की रीडिंग लगाओ, टेस्ट दो, टेस्ट का वीडियो देखो, तब जाकर के एक क्लास कंप्लीट होती है। 12 दिन में हो जानी चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज आएगा, कम ज़्यादा होए, 12 से 15 दिन लग जाए तो टेंशन मत लेना। और FM कर लेना। इसके बाद में FM में 10 दिन लगने चाहिए। टोटल 10 चैप्टर हमने करवाए हैं, 10 दिन में होने चाहिए। इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आपको कोस्टिंग कर लेनी चाहिए। स्टूडेंट यदि आपको इसमें से कुछ पसंद नहीं आए, इसमें से यदि आपको कुछ पसंद नहीं आए, क्या चाहते हैं यार, कोई बात नहीं, कर लो एडजस्ट। कुछ अगर चेंज करना हो तो आप उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कोस्टिंग में मेरे अकॉर्डिंग 10 दिन में आपकी होनी चाहिए 60 घंटों के अंदर। उससे पहले स्टूडेंट एक पॉइंट कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देते हैं कि 6 घंटे देने बताएं JP सर ने, तो 1 घंटा ऑडिट को, 1 घंटा FM को, 1 घंटा कोस्टिंग को। मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। जो भी मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से सीखा है उसके अकॉर्डिंग एक साथ अगर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा, कई सब्जेक्ट लेंगे तो टाइम खराब होगा। फिर भी अगर बोरिंग लगता हो तो 2 ले लेना, 2 से ज़्यादा मत लेना, 1 लेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर इनकम टैक्स करना। इनकम टैक्स में स्टूडेंट 15 दिन मैं मान करके चलता हूँ, अरे यार लग सकते हैं। फिर GST के अंदर स्टूडेंट 4 दिन मैं मान करके चल रहा हूँ। फिर कंपनी लो स्टूडेंट आप है ना शुरुआत में करना। कंपनी लॉ के अंदर 2-3 दिन लगेंगे, वैसे 5 ही वीडियो है, तो आप बोलेंगे सर 2-3 दिन क्यों लगेंगे, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और जो अकाउंटेंसी है ना स्टूडेंट, वो आपको साथ साथ पढ़नी पड़ेगी। अकाउंटेंसी आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। मैंने आपको दिखाया कितने सारे चैप्टर हैं, तो बच्चे ये गलती कर देते हैं, अकाउंटेंसी पहले उठा ली, लास्ट तक अकाउंटेंसी चलती रहेगी। तो मतलब 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अकाउंटेंसी आपको पढ़नी है, अकाउंटेंसी के साथ पहले कंपनी लॉ, फिर अकाउंटेंसी के साथ ऑडिट, फिर अकाउंटेंसी के साथ FM। अकाउंटेंसी आपकी कंटिन्यूअसली चलेगी। ये टोटल कितना टाइम हो गया,
टोटल टाइम हो गया लगभग 58-59 दिन हो गए स्टूडेंट। कितने दिन हो गए? 58-59-60 दिन भी आप मान सकते हो। जैसे ही ये कंप्लीट होगा आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रिवीजन। तो रिवीजन में क्या होगा, इस बार कंपनी लॉ के अंदर 1 ही दिन लगना चाहिए, ऑडिट के अंदर 3 दिन लग सकते हैं, एफएम के अंदर इस बार 4 दिन लगने चाहिए, कॉस्टिंग के अंदर 3 दिन लगने चाहिए, इनकम टैक्स के अंदर इस बार भी 1 हफ्ता लग सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जीएसटी के अंदर 2 दिन, टोटल करेंगे मेरे अकॉर्डिंग 20 दिन आ रहे हैं। फिर आप तीसरी बार रिवीजन मतलब सेकंड रिवीजन मान सकते हो। इस बार करेंगे कंपनी लॉ के अंदर 3 घंटे, ऑडिट के अंदर 5 घंटे, एफएम के अंदर भी 5 घंटे, कॉस्टिंग के अंदर 4 घंटे, इनकम टैक्स के अंदर 2 दिन अब भी लग सकते हैं और जीएसटी के अंदर 4 घंटे। अब अगर टोटल करें तो 2 दिन और 21 घंटे हो रहे हैं। इसको मैं एक 8 दिन मान लेता हूँ। 2 घंटे, 2 दिन 21 घंटे को छूट दे दी आपको, 8 दिन मान लिया। तो कहने का मतलब पहली बार अपन ने 60 दिनों में कंप्लीट किया, उसको अपन 8 दिनों के अंदर लेकर के आ गए। तीसरी बार रिवीजन करोगे 8 दिन भी नहीं लगेंगे, 5 लगेंगे, 4 लगेंगे और कम से कम ऐसे आपको 50 बार रिवीजन करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन। ऐसे कम से कम आप 50 बार, 100 बार रिवीजन स्टूडेंट कर पाओगे। इस तरीके को फॉलो करना बिल्कुल आप कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को हर वो स्टूडेंट फॉलो कर सकता है जिसके पास 2.5 महीना भी बचा हुआ है तो भी फॉलो कर सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप पूरा टाइम दीजिए, पहले आप तक सूचना पहुँची है, पहले तैयारी प्रारंभ कीजिए, और भी वैकेंसीज आएगी एफसीआई वगैरह, उनका भी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो स्टूडेंट और स्ट्रेटेजी लगभग कंप्लीट है, 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी देख लो। जो हमारा कोर्स है केवल कॉमर्स पोर्शन के लिए है, लेकिन मैथ रीजनिंग करवा रखी है। केवल ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ही बनाते हैं। डेप्थ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। कितनी बार भी देखो, वीडियोज वैसे ही है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ सब्जेक्ट के नोट्स बाइलिंगुअल है और कुछ सब्जेक्ट के नोट्स केवल इंग्लिश में है। हम कोशिश करेंगे जो इंग्लिश में है उनको भी बाइलिंगुअल करने की। एग्जाम के बाद ये सपोर्ट मिलेगा कि आपने किसी क्वेश्चन को सही किया था, ऑफिशियल आंसर की में गलत माना जा रहा है। अगर ऑफिशियल की आंसर की जारी होती है तो हम ऑब्जेक्शन बना करके देंगे। किसी भी डिवाइस पर चलाओ, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, किसी भी डिवाइस पर आप चला सकते हो। हाईएस्ट सिलेक्शन है ईच वैकेंसी में। हम दोनों टीचर की रैंक है, डेप्थ कराते हैं, इसी के लिए बदनाम है। दूसरे टीचर ये कहते हैं कि 200 घंटे का कोर्स बना दिया, हमारा कोर्स लो 20 घंटे में बन जाओगे। 25,000 से ज़्यादा यूजर है, दोनों ऐप के मिला के 1000 से ज़्यादा रिव्यू है, उसके बाद भी 4.5 स्टार की रेटिंग है। जैसे देखिए कि आपको मान लीजिए मोबाइल परचेज करना है अमेजोन से। 2 मोबाइल है, मोबाइल 1 और मोबाइल 2। पहले मोबाइल पर 5 स्टार की रेटिंग है लेकिन 40 व्यू है। दूसरे पर 4 स्टार की रेटिंग है लेकिन 40,000 रिव्यू है। कौन सा बढ़िया है? ये वाला बढ़िया है। 40 रिव्यू तो अपने जानकारों से कराए जा सकते हैं। 1000 से ज़्यादा बच्चों ने रिव्यू किया है 4.5 रेटिंग के साथ। 15 सालों से ज़्यादा से हम पढ़ा रहे हैं, हालांकि आपको एज कम लग रही होगी। हर वैकेंसी में सिलेक्शन है स्टूडेंट। कोर्स आपको कॉमर्स प्रेप ऐप पर मिलेगा और 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट वाला कॉमर्स मेरी जान ऐप पर मिलेगा। इन बच्चों के इंटरव्यू वीडियोज देखेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन करने में। और स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए। और वीडियो ज़रूर लंबा हो गया है लेकिन आपका श्योर सिलेक्शन ज़रूर से करवाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। थैंक यू सो मच।